अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये भी इंडाइसिस से रिलेटेड है। इसमें 14 पार्ट ए में कह रहे हैं कि इवेलुएट करना है हमें, और जो पहली फ्रैक्शन है 1/3 होल रेज टू 0। तो पहली चीज़ तो हम ये यूज़ करेंगे कि जो होल पावर होती है वो फ्रैक्शन के हर पार्ट को, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई होती है। तो दोनों ब्रैकेट्स में ऐसा ही होगा। स्क्वायर पावर भी हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अप्लाई हो जाएगी फ्रैक्शन के, और इसी तरह 0 भी अप्लाई हो जाएगा। किसी नंबर की पावर 0 हो, आंसर 1 आता है। सो 1/1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास है 1 - 1/9। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम यहाँ पर 9 का आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी 9 से। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसका न्यूमरेटर भी 1 से होगा। सो 9 - 1, इसका मतलब है कि फाइनल आंसर 8/9 हमारे पास आ रहा है 14 पार्ट ए का। 14 पार्ट बी में चलते हैं। इसमें भी होल पावर दोनों पे अप्लाई होगी। तो होल पावर को फिर हम अप्लाई करते हैं। 27 रेज टू -1/3 और x रेज टू 6 रेज टू -1/3। अच्छा जी, सबसे पहले तो 27 जो है ये खुद 3 का क्यूब होता है और इसकी होल पावर -1/3 है। x रेज टू 6 पे -1/3 लगा हुआ है। 3 की पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और x की पावर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 रेज टू -1 हो जाएगा और x रेज टू -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को पॉजिटिव पावर्स बनाने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो 3 रेज टू -1 3 रेज टू +1 हो जाएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। और x -2 है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमारा फाइनल आंसर x²/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। A five-sided spinner is numbered 1, 2, 3, 4 and 5. Ashraf spun the spinner 200 times. The results are shown in the table. चूंकि ये स्पिनर 200 टाइम्स स्पिन किया गया है, तो अगर इन सारी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है यहाँ पर वो कितना आना चाहिए, 200 आएगा। वो आप देख भी सकते हैं। अब टेबल ये बता रहा है कि 1 30 टाइम्स आया, 2 25 टाइम्स आया, 3 50, 4 55 एंड 5 40 टाइम्स आया। ठीक है, आपको करना क्या है, कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस गिवन डेटा की मदद से। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल स्पिन्स को डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिन स्पिन के नतीजे में 3 आ रहा था वो कितने थे, 50, तो उस 50 को न्यूमरेटर में रख लेंगे। तो अब 50/200 आपका आंसर हो जाएगा, या आप 1/4 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि मरियम स्पिन्स द स्पिनर 20 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट द स्पिनर टू लैंड ऑन 3? अब इस सिचुएशन में 3 आने के चांसेस कितने हैं? हाँ देखें, हम यूँ इसको कर सकते हैं कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 50/200 है ना। ठीक है, तो अगर 200 टाइम्स स्पिन करेंगे तो 50 आएंगे 3। अच्छा, अगर हम 20 टाइम्स स्पिन करते हैं तो फिर कितने आएंगे उसको हम x सपोज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों की फ्रैक्शन या आंसर जो है ना वो सेम आएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो चेंज नहीं हो रही ना। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपके पास 50/200 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो आपके पास ये वाला आंसर 5 आ जाएगा। अच्छा, अब पार्ट सी में ये पूछ रहे हैं कि अशरफ क्लेम्स माय रिजल्ट शोज दैट द स्पिनर इज फेयर, इज हिज क्लेम करेक्ट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो अशरफ को लग रहा है कि ये जो स्पिनर था ये करेक्ट था, यानी फेयर था। तो क्या उसका क्लेम सही है या सही नहीं है? ये स्पिनर फेयर नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2 को देखें तो वो 25 दफ़ा आ रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में 4 को देखें तो वो उसके डबल से भी ज़्यादा आ रहा है। तो इस इतनी जो वेरिएशन है ना, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसका क्लेम जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि रिजल्ट्स जो है ना, रिजल्ट्स आर मोर डाइवर्सिफाइड as expected from a fair spinner। फेयर स्पिनर के मुकाबले में इसके रिजल्ट्स ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q। At Q it turns through 90 degrees and travels to R as shown in the diagram. It then turns from R to Q and then to P following the same route in reverse. PQ is 6 kilometers, QR is 9 kilometers. The first part of the journey from P to Q to R takes 3 hours. The return part of the journey from R to Q to P takes 2 hours. करना क्या है आपको? Calculate the average speed for the whole journey from P to Q to R and back from R to Q to P. एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना होता है? हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो 6 + 9 ये जाते हुए डिस्टेंस था, प्लस 9 + 6 ये रिटर्न डिस्टेंस था। जाते हुए 3 आवर्स का टाइम लगा था, वापसी पे 2 घंटे का टाइम लगा। तो हमारे पास 30/5, इसका मतलब है कि उसकी एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर्स पर आवर्स आ रही है। और यूनिट आंसर स्पेस में पहले से लिखी हुई है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज 40 डिग्रीज, कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम Q। फ्रॉम के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? Q, तो इसका मतलब है नॉर्थ कहाँ बनेगा? Q पर। तो हम Q के ऊपर एक नॉर्थ इसी तरह से बना देते हैं। अच्छा, अब हमें जो एंगल टोटल कैलकुलेट करना है ना, वो तो ये वाला है, बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम Q। लेकिन हमें इसमें से चूंकि कुछ क्वांटिटी पता है, तो अगर हम ये वाला फाइंड कर लेना एंगल, तो उसमें 90 ऐड करके हमें ये पता चल जाएगा। अब आप ये बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो मैंने ग्रीन से एंगल बनाया। ग्रीन से बने हुए एंगल की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए? ये वाला भी एंगल जो है ना 40 का होगा, और रीजन ये कि ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि आप देखें ये जो दो लाइंस है ना नॉर्थ की, ये जाहिर है पैरेलल है। अब एक लाइन यूं आके टच कर रही है, यूं गुजर रही है। एक तरफ अगर एंगल बन रहा है यहाँ पर 40 का, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर 40 ही बनेगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये एंगल 40 होना चाहिए। और अब जो बेरिंग हम पूरा फाइंड करना चाह रहे थे, बेरिंग ऑफ R फ्रॉम Q, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम दो एंगल्स को ऐड कर देंगे, एक ये 40 और इसके साथ 90। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 130। ये आपका फाइनल आंसर है उस पार्ट का जिसमें हमें बेरिंग फाइंड करना था, तो हम 130 यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q। इसी तरह आप Q से अब बेरिंग फाइंड करें P तक का। तो ये देखें, अब आपको ना ये फाइंड करना है, ये टोटल एंगल फाइंड करना है।
इसमें से अगेन एक पोर्शन तो हमें पता है, अगर हमें ये वाला पोर्शन पता चल जाए ना तो हम वो वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं कि हम इस नॉर्थ की लाइन को ना न्यू नीचे तक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब बस आपने मुझे ये बताना है कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। ये वाला एंगल ये 40 होना चाहिए, और रीजन क्या है कि ये उसका ऑल्टरनेट एंगल, जैसे यहाँ देखें 40 था ना, तो इस 40 का ऑल्टरनेट यहाँ पर 40 बन जाएगा, तो इसी तरह ये 40 होगा। इस 40 में हम क्या प्लस करेंगे, 180। इस 40 में हम 180 ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉर्थ की ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक का एंगल टोटल 180 बनेगा, उसमें 40 आपने प्लस किया तो 220 ये बेरिंग बन गया ऑफ पी फ्रॉम क्यू। यहाँ पर हम आंसर 220 लिख देंगे इस पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि 120 के प्राइम फैक्टर्स इन्होंने बनाए हुए, और फिर इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस 1200 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखें 1200 जो होगा वो 120 इंटू 10 के इक्वल होगा। 120 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास पहले से बने हुए हैं, 10 के मजीद प्राइम फैक्टर्स बनाने, तो वो दो फैक्टर्स होंगे 2 एंड 5। तो फाइनली आपके पास 2 क्यूब और 2 ऐड होके 2⁴ हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह 1200 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो ये हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n such that 120n is a square number। 120n is a square number। अच्छा, अब देखें 120 के जो फैक्टर्स हैं वो हमें गिवन है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब हमें इसके साथ ना n की जगह पे कुछ फैक्टर या एक से ज़्यादा फैक्टर्स ऐड करने हैं, उनका प्रोडक्ट फिर n बन जाएगा। वो हमें इस तरह रखने हैं कि ओवरऑल ये नंबर एक स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर बनाने के लिए हमें देखें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हमें एक तो यहाँ पर 3 चाहिए होगा, एक 3 पहले से एक 3 और आएगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। एक हमें यहाँ पर 5 चाहिए होगा ताकि 5 और 5 मिलके स्क्वायर बन जाए। और अच्छा, तो अब हम 2 क्यूब को ना स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 2⁴ बन जाए, 3 का स्क्वायर हो जाए, 5 का स्क्वायर हो जाए, और फिर ये ओवरऑल भी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर बन गया, तो एक स्क्वायर का नंबर बन गया। अब हमने अपनी तरफ से जो 3 फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए वो 3 इंटू 5 इंटू 2 है, तो इससे आंसर जो n की वैल्यू आएगी वो 30 हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन आर 100, 110, 120 एंड 140। ये 4 एंगल्स हो गए। द रिमेनिंग 2 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो x और x हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है द साइज ऑफ वन ऑफ दीज इंटीरियर एंगल्स, यानी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब हेक्सागन में जब हम सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 टाइम्स 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करके उसका टोटल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। इसमें n की जगह पे ना आपको नंबर ऑफ साइड्स रखनी होती है। जैसे अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 1, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 आ जाता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो फिर आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 4, 4 - 2 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो क्वाड्रिलेटरल में सम 360 आता है। तो हर पॉलीगॉन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इस केस में मैं n की वैल्यू 6 रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या था,
हेक्सागोन था, तो हेक्सागोन होने की वजह से यहाँ पर 720 इसका सम आ जाएगा। बाकी अगर हम एंगल्स को ऐड कर लें तो यहाँ पर 2x आ जाएगा 470, तो यहाँ पर 470 प्लस 2x, 2x माइनस 470, और फिर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास 125 डिग्री आ रहा है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, यानी बाकी दोनों एंगल 125 के होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक फिगर गिवन है और पहला काम आपसे कहा जा रहा है कि मेजर एंगल ए बी सी। तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर निकालेंगे और उसकी मदद से एंगल ए बी सी को मेजर करके उसका आंसर लिख देंगे। चलो, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 96 डिग्रीज। पार्ट बी में कह रहे हैं इन दिस पार्ट यूज अ पेयर ऑफ कंपासेस एंड स्ट्रेट एज ओनली, कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो बी ए सी एंगल का आपको बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले कंपास ए पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर ए बी पर, और सेम लेंथ से एक आर्क लगा देंगे ए सी पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे इस आर्क पर और एक आर्क आप यहाँ लगा देंगे, सेम कंपास से यहाँ पर रखते हुए एक आर्क और लगा देंगे। और फिर आपने क्या करना है फाइनली कि ए के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देना। तो ये हमने ए को लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये आपका बन गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे थे कि हमने बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो उसका तरीका ये कि आप अपना कंपास सी पर रखें और हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लें। बी सी की जो लेंथ है ना, उसके हाफ से ज़्यादा खोलकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दें सी पे रखे हुए और एक आर्क नीचे की तरफ लगा दें। अब सेम कंपास आप प्लेस कर दें बी पर और ऊपर वाली आर्क और नीचे वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर दें, और फिर ये जो दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इनको आप मिला देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी वो बन जाएगा।